नमस्कार दोस्तों। 2022 में होने वाले राज्यसभा सीटों के चुनाव को लेकर दो पिछले एपिसोड आप देख चुके हैं और उन एपिसोड्स में मैंने आपको बताया था कि इस पूरे साल भर चलने वाले इन चुनावों में 71 से लेकर 72, 73, 74 कुछ सीटों का थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसमें क्लियरिटी अभी नहीं है। लगभग 74 सीटों का राज्यसभा का चुनाव होना है और हर 2 साल के बाद राज्यसभा के ये चुनाव होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और 2022 का जो राज्यसभा चुनाव का पूरा सिलसिला साल भर चलने वाला है अगले वर्ष, उसे लेकर ख़ासतौर से बीजेपी में ज़बरदस्त उत्सुकता है। और उत्सुकता इसलिए है कि बीजेपी जो इस समय केवल 93 सीटों की हकदार है, 93 सीटें उसकी अपने दम पर हैं राज्यसभा में, वो लगभग 30 सीटें हासिल करने का प्रयास अगले साल कर सकती है। और अगर 30 सीटें उसे और मिल जाती हैं तो वो अपने दम पर ही फुल मेजॉरिटी के साथ राज्यसभा में आ सकती है। फिर उसे अपने बिल पास कराने के लिए दूसरे दलों या एनडीए के दूसरे सहयोगी दलों या फिर बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, ऐसे दलों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। और जब अगले साल चुनावों का सिलसिला शुरू होगा राज्यसभा की सीटों का, तो सबसे पहला मेजर जो चुनाव होगा वो चुनाव आएगा अप्रैल माह में। अप्रैल माह में 2 अप्रैल, 9 अप्रैल और 24 अप्रैल 3 तारीखें ऐसी हैं जिन पे 18 राज्यसभा सांसद रिटायर हो रहे हैं। और इस लिहाज से अप्रैल माह से पहले पहले मार्च के अंत तक इन सीटों के लिए चुनाव हो जाना निश्चित है। और इन चुनावों में बीजेपी कोशिश करेगी कि मैक्सिमम सीटें गेन की जाएं। इसमें 5 सीटें तो सीधे सीधे उसके हाथ में आने ही वाली हैं, क्योंकि 5 तो नॉमिनेटेड सदस्य रिटायर हो जाएंगे अप्रैल में। आप सब लोग जानते ही हैं कि 12 राज्यसभा सांसद ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार राष्ट्रपति की संस्तुति के माध्यम से सीधे सीधे नॉमिनेट करा देती है। ये कैटेगरी इसलिए बनाई गई है कि जो अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, क्रिकेटर्स हैं, खिलाड़ी हैं, ओलंपियन हैं, फिल्म स्टार हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, इन लोगों को चयनित कराया जा सकता है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर रहे हैं, रेखा रही हैं, या फिर जावेद अख्तर रहे हैं। और अब इस समय जो 12 राज्यसभा के सांसद हैं नॉमिनेटेड, उनमें से 5 रिटायर हो जाएंगे 2022 की शुरुआत में और उनका पूरा 6 साल का कार्यकाल होने वाला है। और ये लोग जब रिटायर होंगे तो इन सब की रिटायरमेंट 24 अप्रैल में ड्यू है। 24 अप्रैल को ये सब ड्यू है कि इन सब को रिटायर कर दिया जाएगा। और उससे पहले इन 5 सीटों पर बीजेपी निश्चित रूप से अपने लोगों को नामांकित करा ही लेगी, क्योंकि इस बार जो रिटायर हो रहे हैं वो सब भी बीजेपी द्वारा नामांकित हैं। और इन 5 सदस्यों का जिनका रिटायरमेंट अप्रैल 2022 में होने वाला है, उसमें रूपा गांगुली पश्चिम बंगाल के कोटे से हैं, अभिनेत्री हैं। और इकोनॉमिस्ट हैं महाराष्ट्र के डॉक्टर नरेंद्र जाधव। और वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सर मैरी कॉम, केरल के फिल्म स्टार गोपी सुरेश और अपने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। बाकी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को तो शायद नरेंद्र मोदी दोबारा राज्यसभा सांसद ना बनाए, क्योंकि पिछले 6 साल में उन्होंने बहुत सारी मुसीबतें खड़ी की हैं नरेंद्र मोदी सरकार के लिए। पहले वो अरुण जेटली के ख़िलाफ़ हुआ करते थे और दूसरे नेताओं को भी उन्होंने आरोप लगाए। अभी पिछले दिनों हाल ही में उन्होंने आरोप लगा दिए थे कि डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री के लायक नहीं हैं, उन्हें बदला जाना चाहिए। तो अब पता नहीं सुब्रमण्यम स्वामी का नंबर आएगा या नहीं। इसके अलावा जो 18 राज्यसभा सांसद रिटायर होने वाले हैं अप्रैल महीने में अगले साल, उसमें 1 हिमाचल प्रदेश से हैं, 3 केरल से हैं, त्रिपुरा और नागालैंड से 1-1 हैं, असम से 2 हैं, पंजाब से 5, सर्वाधिक 7 सीटें हैं पंजाब में। उनमें से 5 राज्यसभा सांसद चेंज होंगे अप्रैल में और नॉमिनेटेड 5 सदस्य हैं ही। पंजाब के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि पंजाब में 7 सीटें हैं राज्यसभा की और उनमें से 5 का चुनाव होना है अगले साल की शुरुआत में। और यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है,
क्योंकि अप्रैल महीने में चुनाव होना है और फिलहाल यहाँ पर सरकार है कांग्रेस की, लेकिन फरवरी 2022 में यहाँ चुनाव ड्यू है विधानसभा का। तो उस तरीके से यहाँ का सारा सिनेरियो बदलेगा और हो सकता है कि अभी फ़िलहाल तो कांग्रेस की वहाँ पर सरकार बनी हुई है, अगले साल क्या होगा ये देखने वाली चीज़ होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी वहाँ पर फोर्स बना रही है। और इसके अलावा बीजेपी और अकालियों का गठबंधन दोबारा होता है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर दोनों अलग अलग लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा। बहरहाल जो पंजाब के 5 सदस्य रिटायर होने हैं उनमें से एक हैं प्रताप सिंह बाजवा, ये कांग्रेस के हैं। सरदार एस ढींसा शिरोमणि अकाली दल के हैं। शमशेर सिंह दुलो कांग्रेस के हैं। नरेश गुजराल शिरोमणि अकाली दल के कोटे से हैं। इंद्र कुमार गुजराल जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं उनके बेटे। और बीजेपी के हैं श्वेत मलिक। ये 5 लोग रिटायर होंगे। तो इनमें से जो फ़िलहाल की स्थिति की अगर मैं बात करूं, जो वहाँ की स्ट्रेंथ है विधानसभा की, पंजाब की 117 कुल सीटें हैं वहाँ पर। कांग्रेस की 80 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी की 19 हैं, शिरोमणि अकाली दल की 14 हैं, बीजेपी की 2 हैं और LIP लोक इंसाफ पार्टी की 2 विधायक हैं इनके। तो यहाँ पर जो वोट वैल्यू बनती है समीकरणों के हिसाब से, एक राज्यसभा सीट के लिए 19 विधायकों का वोट आपको दरकार है। तो इस लिहाज से अगर वर्तमान परिस्थिति की बात करें, अमरिंदर की जो सरकार चल रही है, तो इसके हिसाब से 4 सीटें कांग्रेस को मिल जानी चाहिए इन 5 में से, और 5वीं शायद आम आदमी पार्टी को मिल जानी चाहिए। और इस तरीके से अकाली दल का 2 सीटों का नुकसान हो जाएगा और बीजेपी के 1 सीट का नुकसान हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि यहाँ पर फरवरी 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये चुनाव इस वर्तमान फिगर पर नहीं, बल्कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने के बाद जो नई फिगर निकल कर आएगी उसके बाद तय होगा। केरल में जो 3 सीटें हैं उन पर होना है चुनाव, और यहाँ पर कुल 9 राज्यसभा सीटें हैं। और जो रिटायर होने वाले सदस्य हैं वो हैं AK एंटनी कांग्रेस के, MV श्रेयांश कुमार लोकतांत्रिक जनता दल के। श्रेयांश कुमार के बारे में बताऊं, ये मीडिया पब्लिकेशन से आते हैं, जो मातृभूमि पब्लिकेशन है, जिनका मातृभूमि अखबार भी आता है, और मलयाला मनोरमा वगैरह कई और किताब मैगजीन और मीडिया पब्लिकेशंस इनके हैं। मीडिया मैन हैं। न्यूज़ एजेंसी PTI में के डायरेक्टर्स में से जो सदस्य दल होता है उनके मेंबर रह चुके हैं और मीडिया मैन हैं, और इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई हुई है, उसके खाते से ये बने हुए हैं लोकतांत्रिक जनता दल। अब पता नहीं अगली बार इन्हें कोई नॉमिनेट कराएगा या नहीं, क्योंकि पिछली बार तो मुझे लगता है कि इन्हें वहाँ के जो लोकल सरकार है वहाँ पर जो UDF की सरकार थी वहाँ पे कांग्रेस लेड, उन्होंने शायद इन्हें चुनवाया था। और जो तीसरे मेंबर हैं वो हैं K सोम प्रसाद CPIM के। तो CPIM की तो सरकार बनी गई है और मुझे लगता है कि ये जो सीटें हैं इनका ज़्यादातर का भविष्य मुझे लग रहा है कि वो LDF के समर्थन में जा रहा है। अभी वहाँ की जो विधानसभा की स्थिति बनकर आई है वो इस तरीके से है कि कुल 140 सीटें हैं, उनमें से LDF जो लेफ़्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है उसकी 99 सीटें हैं, UDF की 40 सीटें हैं, कांग्रेस लेड जो गठबंधन है, और यहाँ पर एक वोट वैल्यू बनती है 35 की, यानी कि एक राज्यसभा सीट के लिए 35 वोट की दरकार है। इस तरीके से 2 सीटें तो वाम दलों को चले जाएंगी और 1 सीट जा सकती है UDF को यानी कि कांग्रेस को। और AK एंटनी को दोबारा से राहुल गांधी भेजना चाहेंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं, तो उनकी दिलचस्पी निश्चित रूप से इन चुनावों में रहेगी। असम की 2 सीटें भी 2 अप्रैल को खाली हो रही हैं। इस समय वहाँ पर कांग्रेस के हैं दोनों के दोनों राज्यसभा सांसद, श्रीमती रानी नारा, ये असम प्रदेश की उपाध्यक्ष भी हैं कांग्रेस की, और रिपुण बोरा कांग्रेस के वकील हैं, लेक्चरार हैं। इन दोनों सीटों को गंवाने जा रही है वहाँ से कांग्रेस, क्योंकि मुझे लगता है कि दूसरी सीट के लिए
कांग्रेस बैग कर सकती है, लेकिन उसे अपने सहयोगी दल जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है उसका मुंह तकना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो अभी मैं यहाँ पर जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं असम में 126 सीटें हैं यहाँ पर कुल, और जो एनडीए है बीजेपी के नेतृत्व वाला उनकी 75 सीटें आई हैं, और कांग्रेस के नेतृत्व वाला महाजोट है उसकी 49 सीटें आई हैं। उसमें कांग्रेस की 29 हैं और बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है AIUDF उसकी 16 है। और यहाँ पर एक राज्यसभा सांसद के लिए 42 वोट की दरकार है। तो इस तरीके से इस समीकरण के हिसाब से बीजेपी की एक सीट तो पक्की है, लेकिन दूसरी सीट को लेकर कन्फ्यूजन है कि दूसरी किसके खाते में जाएगी। इसमें अगर कांग्रेस को दूसरी सीट चाहिए तो उसे बदरुद्दीन अजमल की मान मुनव्वल करनी पड़ेगी, और इसके अलावा कुछ और दलों का भी सहयोग उन्हें लेना इसमें पड़ सकता है। लेकिन अगर बदरुद्दीन अजमल सपोर्ट कर देते हैं कि ठीक है राज्यसभा सांसद आप अपना भेज दीजिए, तो बात बन सकती है। हो सकता है कि बदरुद्दीन अजमल ये कह दें कि नहीं भाई हमारे आदमी को बनवा दो इस बार, तो उनकी शर्त माननी पड़ सकती है। हिमाचल प्रदेश की एक सीट खाली होगी। वैसे यहाँ कुल 3 राज्यसभा सांसद का कोटा होता है, और एक सीट जो यहाँ पर खाली हो रही है वो है आनंद शर्मा की, ये 2 अप्रैल को खाली होगी। हालांकि 2 और जो यहाँ से राज्यसभा सांसद हैं वो दोनों बीजेपी के हैं। इंदु बाला गोस्वामी उनका 2026 में कार्यकाल ख़त्म होगा, और JP नड्डा का 2024 में ख़त्म होगा। तो आनंद शर्मा की सीट खाली हो रही है, और मुझे लगता है कि ये तो सीट कांग्रेस के हाथ से चली ही जाएगी और बीजेपी के खाते में जानी तय है वहाँ पर। हालांकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं 2022 में, लेकिन दिसंबर में चुनाव होने हैं साल के अंत में, और ये सीट अप्रैल में ही खाली हो रही है। वहाँ पर कुल 68 सीटें हैं, 44 बीजेपी के पास हैं और 20 कांग्रेस के पास हैं, और एक राज्यसभा सीट के लिए 34 वोट चाहिए और 34 वोट बीजेपी के पास हैं। इस तरीके से यहाँ पर तीनों सांसद अप्रैल में बीजेपी के हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। त्रिपुरा की एक सीट है, एक ही राज्यसभा सांसद होता है। इस समय श्रीमती झरना दास वैद्य हैं जो CPIM की हैं, सोशल वर्कर हैं, और 2016 से राज्यसभा सांसद हैं, और इस बार ये सीट बीजेपी के खाते में जानी तय है, क्योंकि 2018 में यहाँ बीजेपी ने सरकार बनाई थी अपनी पहली बार त्रिपुरा में विप्लव कुमार देव वाली, और फरवरी 2023 में चुनाव यहाँ पर विधानसभा का ड्यू है। और यहाँ पर टोटल 60 सीटें हैं, बीजेपी के 36 विधायक हैं, और इस तरीके से उनके खाते में एक सीट जानी ये तय है। CPIM के यहाँ 16 विधायक हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये सीट तो बीजेपी के खाते में ही जाएगी। इसी तरह से नागा पीपुल्स फ्रंट के राज्यसभा सांसद हैं नागालैंड के, वो भी रिटायर हो रहे हैं अप्रैल में, और एक ही राज्यसभा सांसद नागालैंड से चुना जाता है। वहाँ कुल 60 विधानसभा सीटें हैं, और बीजेपी का जो सहयोगी दल है उनके साथ मिलकर बीजेपी ने वहाँ सरकार बनाई हुई है, और उनके टोटल वहाँ पर 35 विधायक हैं। और इसके अलावा वहाँ पे नागा पीपुल्स फ्रंट, जिससे वहाँ के वर्तमान राज्यसभा सांसद KG केनी आते हैं और रिटायर हो रहे हैं, जो उनके मुझे लगता है कि चांस मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर 35 सीटें 60 में से बीजेपी का जो सहयोगी दल हैं उन जिनकी सरकार है उनकी हैं, तो मुझे लगता है कि वो आसानी से यहाँ पर ये सीट अपने खाते में ले जाएंगे। तो इस तरीके से एनडीए को फ़ायदा हो रहा है नागालैंड में, त्रिपुरा में, हिमाचल प्रदेश में, असम में, और पंजाब का जो भविष्य है वो निर्भर करेगा 2022 के विधानसभा चुनावों पर। तो इस तरीके से अप्रैल महीने की जो टोटल फिगर है वो निकलकर सामने आई है, और अब आप जज कर सकते हैं। सारी सीटों की डिटेल्स मैंने आपको बताई कि हिमाचल प्रदेश, केरल, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, पंजाब और 5 नॉमिनेटेड सदस्य, इन सब के चुनावों में बीजेपी को क्या फ़ायदा होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश से एक सीट मिलने जा रही है, त्रिपुरा से सीट मिल रही है, 2 सीटें असम से मिल रही हैं, नागालैंड से एक सीट मिल रही है, पंजाब का भविष्य आखिर में तय होगा, और 5 सीटें मिल रही हैं नॉमिनेटेड सदस्यों के रूप में। तो इस तरीके से 9 सीटें इन 18 में से बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, और वो सपना देख सकती है अगले साल राज्यसभा में बहुमत हासिल करने का। राज्यसभा के चुनावों को लेकर हमारी सीरीज चल रही है,
और मैं और भी डीप एनालिसिस लाने वाला हूं और राज्यों के बारे में भी अगले वीडियोस में आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को दोस्तों को रिकमेंड करें और उनसे कहें कि नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि अब हम रोज़ाना रात को 10 बजे एक शो करते हैं जिसे मैं कहता हूं आज रात का शो। उसमें दिन भर की खबरों पर हम चर्चा करते हैं और इस शो को बहुत पसंद किया जा रहा है। आपको अगर मुझसे लाइव जुड़ना है तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, वरना आपको लाइव आने का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। राज्यसभा चुनाव के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।